गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। इसे 2 भागों में मैंने अपलोड किया है, जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हैं। इसे मैंने प्लेलिस्ट में भी बना दिया है। ठीक है, ये जो है प्रैक्टिस सेट आपका स्पार्क पब्लिकेशन से लिया गया है, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम है, उसमें लगभग 12,000 से ज्यादा सीटें हैं। ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप कम से कम एक सीट आप जरूर रिजर्व कर लें अपने लिए। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर जो आपको चैनल पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको पहले ही धन्यवाद कर देता हूं, और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना हर कोई जानते हैं कब हुआ है। 22 मार्च 1912 को हुआ है। ठीक है, कुछ छोटा छोटा पॉइंट हम एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, आप उसे अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। आपको बहुत काम देगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, हो सकता है इसी एग्जाम में आपको यही वाला पॉइंट पूछ दे कि कब स्थापना हुआ था बिहार का। 22 मार्च डेट के साथ पूछ दे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। या फिर अगले एग्जाम जो आने वाला है बीएसएससी के थ्रू, ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल, उसमें काम आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक लेकर के बैठे। जो चीज आता है वो ठीक है, नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ है, और 22 मार्च को ही आप बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, जब 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ था, तो उस समय बिहार में आपका बिहार था, झारखंड था, और उड़ीसा भी था। ठीक है, उड़ीसा भी तब साथ ही था। उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ है बिहार से। उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हुआ। झारखंड तो आपको पता ही है 2000 को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तिनकठिया पद्धति बहुत ही फेमस ये है। ठीक है, तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? चंपारण को किसानों से संबंधित है। चंपारण के किसान इस पद्धति से क्या थे? शोषित थे। चंपारण के किसान शोषित थे तिनकठिया पद्धति से। ठीक है, इसमें क्या होता था, आपको 20 कट्ठे खेती में, अगर जो आप 20 कट्ठे की खेती करते हैं, तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है, यानी 3/20। 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। इसलिए 3 कट्ठिया कानून कहा जाता था, इसलिए 3/20 हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस तिनकठिया पद्धति को दूर करने के लिए चंपारण सत्याग्रह चलाया था। चंपारण सत्याग्रह चलाया था। कब चलाया था? 1917 में चलाया था। सभी लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, बाकी अगला बहुत सारे इसमें बातें हैं, बहुत सारे आगे के क्वेश्चन में आते रहेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
बता देते हैं हम आपको। 1912 में हुआ था बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है? बांकीपुर पटना में हुआ है। ठीक है, ये कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कांग्रेस का ये 27वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार में ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था ये भी याद रखिएगा। अध्यक्षता किया था R.L. माधोलकर। R.L. माधोलकर, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, R.L. माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, ये कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन था और बिहार में ही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको पता होगा, गया में हुआ था। गया में कब हुआ था? 1922 को हुआ था। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। ऐसे ये कौन सा अधिवेशन था? 38वां अधिवेशन था। ठीक है, तो ध्यान से समझ के क्या मैं बोल रहा हूँ, सो ध्यान से रखिएगा। ये 1922 में हुआ था, गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? उस समय अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता किया था C.R. दास, चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, 1912 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। अध्यक्षता किया था R.L. माधोलकर ने। फिर बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था, 1922 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था C.R. दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था। एकदम ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। अगर जो कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, आप प्लीज नोट डाउन करते चलिए, आपको देखिएगा, आपको बहुत फायदा करने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास, जिन लोग बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, फ्री में आपको मैं सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फायदा आप ही का है, बाकी आप लोग देख लीजिए, जो सही लगता है वो कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न अर्थ शास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता हास्य DMU का नियम प्रतिपादित किया था? आंख बंद करके याद कर लीजिए, H गौसेन ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तारीख ये दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ये दिलकुशा, तारीख ये दिलकुशा के लेखक कौन है? आप बताइए। भीमसेन। तारीख ये दिलकुशा के लेखक हैं भीमसेन। ठीक है, ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है। कई बार पूछा जा सकता है कि ये किताब किस भाषा में लिखा, फारसी सॉरी, फारसी भाषा में लिखा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निंगथा नाटापुत के नाम से जाना जाता है, महावीर जो कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुआ करते थे, तो ये 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम, बचपन का नाम वर्धमान। वर्धमान एक जगह का भी नाम है, आप बंगाल में देखे होंगे, जानकारी होगा आपको। ठीक है, उससे आप याद कर सकते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म याद रखिएगा, पूछा गया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये BSSC का इंटर लेवल एग्जाम में ही, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है? वैशाली में हुआ है। 540 ईसा पूर्व में वैशाली में इनका जन्म हुआ है।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एरला, वरना और डिंडी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा आप लोग जानते होंगे, जो धान का कटोरा कहा जाता है। कृष्ण गोदावरी डेल्टा को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैनामती गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? मैनामती और गोपीचंद, मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? देखिए, नाथ साहित्य ऑप्शन ए हो जाएगा। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य क्या होता था ना, भगवान शंकर के जो अनुयायी होते हैं उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो नाथ साहित्य होता है। ठीक है। नाथ साहित्य लिखने वाले लोग जो होते हैं ना, दाम्पत्य जीवन जो होता है, पारिवारिक जीवन को मतलब उनका निंदा किया करते थे। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? हर कोई जानते हैं स्वराज पार्टी जब असहयोग आंदोलन असफल हुआ था तब स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। यही क्वेश्चन एक बार बीपीएससी ने पूछा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं देश बंधु चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था। ठीक है। और भी कई लोग थे पर इन दोनों का नाम महत्वपूर्ण लिया जाता, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोई डाउट होगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। ध्यान से देखिएगा, सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना गया है, क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के लिए अंग्रेजी जो है आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन है ये 315 1, 329 1। तो कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10? दैट इज द 348 1। ठीक है। 348 1 यानी अनुच्छेद 348 के तहत सभी उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए आप हाई कोर्ट में जाइएगा ना तो आपको अंग्रेजी में जवाब मिलेगा। ठीक है। हिंदी में नहीं है आपको। जो नीचे वाला लेवल, जिला स्तर का लेवल है, उसमें भी ज्यादातर आपको अंग्रेजी में मिलेगा। हिंदी में कहीं कहीं है जो कि लोकल लैंग्वेज में शुरुआत किया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय होगा तो आपको अंग्रेजी ही होगा। ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है, कौन हो जाएगा? थोड़ा सा ये निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। दिस इज द सकारात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रामायण के अनुसार
किनका दूसरा नाम रत्नाकर था? रामायण के अनुसार किनका दूसरा नाम रत्नाकर था? रत्नाकर किनको कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। रत्नाकर वाल्मीकि को कहा जाता है। वाल्मीकि डाकू जो थे, पहले डाकू हुआ करते थे, बाद में ये बहुत बड़े साधु बन गए। ठीक है, तो रामायण के अनुसार रत्नाकर वाल्मीकि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अगले सवाल पर, असम का राज्य पशु कौन सा है? असम का राज्य पशु कौन सा है? हर एक कोई जानते हैं। असम का राज्य पशु कौन है? एक सिंह वाला गैंडा। एक सिंह वाला गैंडा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? 1987 की बात कर रहे हैं। 1987 में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, 1987 में किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार चल रही थी। 1989 में लोकसभा चुनाव होता है, उन्हीं दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो लिट्टे पर आक्रमण करने के लिए भारतीय शांति रक्षा सेना भेजा गया था। लिट्टे कहाँ? श्रीलंका। ठीक है, कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका पे भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, अगले सवाल पे चलते हैं। इंडो मिस्मी भाषा, इडू मिस्मी भाषा खालिस्तान राज्य में बोली जाती है। यह मिस्मी जनजाति के द्वारा बोला जाता है। इडू मिस्मी भाषा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। इडू मिस्मी भाषा कहाँ बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में बांटती है? गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में बांटती है? बताइए। 3 भागों में बांटती है। ठीक है, भौगोलिक तौर पर बिहार 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगले सवाल पे चलते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें डाउट है। मुझे बिहार क्वेश्चन क्या है? बिहार नदी, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में, गंगा के उत्तर उत्तरी गंगा, सॉरी उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा के अनुसार से तो यही होना चाहिए, पर बुक में दिया हुआ है 3, तो मुझे लगता है 2 होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एम्बिग्यूटी लेकर के चलिएगा, 3 नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है 2 होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? भारत का वाटरमैन अजमेर के व्यक्ति राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत का वाटरमैन, वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजस्थान के अलवर, अजमेर मैंने बोल दिया था, अलवर जिले के एक भारतीय पर्यावरणविद हैं। इन्हें भारत का वाटरमैन के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको 2001 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2001 में मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? अलवर जिले के रहने वाले। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अलवर जिले के रहने, मैंने अजमेर बोल दिया था, मैं मिस्टेक, ये अलवर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, अलवर। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्वयं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से कौन सा क्षेत्र संबंधित है आपका? अरे हर एक व्यक्ति जानता है स्वयं पोर्टल शिक्षा से संबंधित है। सॉरी, स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक को विकसित किया है? क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, रॉकेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, किसने बनाया है इसको?
तो इसको बनाया है आप, इसका हो जाएगा जवाब क्वेश्चन नंबर 19 का। एक मिनट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। ये भी पूछा गया हुआ सवाल है, मुझे याद आ रहा है कहीं तो एग्जाम में पूछा है। ठीक है, बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। उसी तरह से सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल बोला जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन क्या होता है? ये जो गोल वाला एक डिस्क थ्रो होता है ना, उसकी बात कर रहा है, एक गेम है। ठीक है, तो पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? कितना होता है? 2 किलोग्राम होता है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम होता है। ये डिस्क थ्रो जो गोल टाइप का होता है, घूम करके फेंकना होता है, उसी से संबंधित है। महिलाओं के लिए 1 केजी होता है। महिलाओं के लिए कितना होता है? ये डिस्कस थ्रो में डिस्क का वजन महिलाओं के लिए 1 केजी होता है। ठीक है, और पुरुषों के लिए कितना होता है? 2 केजी होता है। ठीक है, इसको एक गोल घेरा में खड़े होकर फेंका जाता है। आपने देखा होगा ओलंपिक वगैरह एग्जाम गेम वगैरह देखते होंगे तो आपको दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगले सवाल 23 पर चलते हैं। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है? निशानेबाज है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगले सवाल 24, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? इसको जूम आउट थोड़ा सा कर लेते हैं। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? शून्यकाल का मतलब क्या है? शून्यकाल का मतलब क्या है? शून्यकाल का मतलब क्या है? शून्यकाल में होता है ना, ये प्रश्नकाल के बाद होता है। ये ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है ना, उसके बाद शून्यकाल की शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि बिना आपको स्पीकर की अनुमति लेकर के किसी भी विषय पर आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, उसी को शून्यकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी, प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक विषय डिसाइड होता है कि आज किस विषय पर चर्चा किया जाएगा, और एक होता है प्रश्नकाल। इन दोनों के बीच का जो समय होता है ना, उसी को शून्यकाल बोला जाता है। ठीक है, इसे शून्यकाल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया? सांची का स्तूप आपका अशोक ने बनाया, ये भी पूछा गया हुआ सवाल है। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र बहुत जरूरी है भैया। आपको जीवन जीने के लिए किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, इसके लिए अर्थशास्त्र का होना बहुत ही जरूरी है। हर एक व्यक्ति इसी के लिए तो काम करता है। अर्थशास्त्र मतलब पैसा, पैसे के लिए तो काम कर रहा है। कैसे काम होगा, कैसे पैसा आएगा? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये 27 नामदफा किस राज्य में स्थित है? आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 21, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। छोटे छोटे उपग्रह को भेजने के लिए स्पेस पोर्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है, उसकी बात ये कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ज्यादातर कहाँ से भेजा जाता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन छोटे के लिए आपको क्या है, तमिलनाडु में इसकी बनाया जा रहा है, तमिलनाडु से छोटे उपग्रह के लिए। ठीक है, जनरली आपको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही रॉकेट लॉन्च करते हैं इसरो वाले, लेकिन छोटे उपग्रहों के लिए स्पेशली तमिलनाडु में स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसरो से संबंधित है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, अगले सवाल पे चलते हैं। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले सवाल 30 पे चलते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, ये ध्यान रख दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था 1311 ईस्वी में। ठीक है, ये दिल्ली में है, ये आप देखिएगा दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, आप गए भी होंगे, साकेत में पड़ता है। मैं दिल्ली में रहा था, साकेत के बगल में ही था, तो मैं देखता था सुबह सुबह, दिखाई जब छत पे जाते थे तो देख ही लेते थे। ठीक है, तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से याद मुझे आता है कुछ बातें। अलाउद्दीन खिलजी खुद को कौन सा उपाधि दिया था, इसको अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ये सानी या द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। सिकंदर ये सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। सिकंदर द्वितीय या द्वितीय सिकंदर एक ही बात है। ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया, सिकंदर द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग बनाया था, आपको पता होगा, एक विभाग बनाया था, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यह जो एक वित्त विभाग से संबंधित है, वित्त विभाग से संबंधित है। ठीक है, इतना पॉइंट थोड़ा दिमाग में रखिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी रायगढ़ था, रायगढ़ था। ठीक है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था। ठीक है, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है, पुणे में, पुणे जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी किसके लिए, मेरठ षड्यंत्र केस में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुआ था। ठीक है, इसमें 3 अंग्रेजों को सजा दिया गया था, 3 अंग्रेजों को सजा दिया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति थे फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज थे। ये मेरठ षड्यंत्र में सजा इनको दिया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे बहुत सारे लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है,
लेकिन आपको इस ऑप्शन के हिसाब से बताना। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती पहली महिला हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी के क्षेत्र में पहली महिला जिनको साहित्य अकादमी क्षेत्र में सम्मानित किया गया। इनके बारे में कुछ दिन पहले ही मैं एक पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था। ठीक है, कृष्णा सोबती बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, हम पहली महिला जिनको हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो सम्मानित हुए ही हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? 2017 को। कब मिला है? 2017 को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 1980 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? FIT मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका है खेल कूद मंत्रालय से संबंधित है। FIT मोबाइल एप्लीकेशन खेल कूद मोबाइल खेल कूद मंत्रालय से संबंधित है। इसको बोलते हैं फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। फिट इंडिया, फिट मोबाइल एप्लीकेशन, फिट इंडिया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? फजल अली आयोग जो है आपको राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी। कब बनाया गया था ये? 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये भी ध्यान रखिएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था। अशोक चक्र की स्थापना कब किया गया था? ये सवाल है। ठीक है, अशोक चक्र कब स्थापित हुआ था? आपका 1952 में स्थापित हुआ था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। ये वीरता पुरस्कार से संबंधित है। ये वीरता पुरस्कार है आपका। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है सर, कौन सा मुख्य कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन डी। लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, यानी जो नौकरशाही हैं उनकी मामलों की जांच पड़ताल करना। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी इसकी स्थापना हुआ है फरवरी 1964 में। इसकी स्थापना कब हुआ है? फरवरी 1964 में। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं? साध्य स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं। इकोनॉमिक्स से संबंधित है, इकोनॉमिक्स वाला ही जाने, आपको सिर्फ रट लेना है। ठीक है, आप सिर्फ इसे रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं।
राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 1, 2, 3। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अनुच्छेद 1, 2, 3 किससे संबंधित है? अध्यादेश जारी करने से संबंधित है और अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से रिपीट होता है, एक क्वेश्चन को इधर से उधर घुमाते रहता है। ठीक है, एग्जाम में यही होता है, एक क्वेश्चन के यहाँ से उठाया उधर लेके गया, उधर से इधर ले आया, उधर से उधर लाया। तो आप अगर जो घटना चक्र पढ़ रहे होंगे, घटना चक्र, तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है, कहाँ से कैसे लेकर के जाता है, कॉपी पेस्ट किस प्रकार से। अरे क्वेश्चन बनाएगा क्या, जो बन गया उससे ज्यादा क्या बना सकता है, ज्यादा ज्यादा करंट अफेयर बनाएगा और क्या बनाएगा वो। तो आप इस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना, तो आप मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दैट इज द सूक्ष्म समाज शास्त्र। सूक्ष्म समाज शास्त्र। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहां पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? गर्मी में वर्षा, वाह अच्छी बात है। तो केरल में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। क्या हो जाएगा आपका? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी। ये जो है भगवान शिव को समर्पित है, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर के आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये लिद्दर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? यह कस्बा लिद्दर नदी के तट पर है। ठीक है, झेलम के किनारे कौन सा शहर है? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। श्रीनगर जो है झेलम नदी के दोनों किनारे पर स्थित है। ठीक है, मैंने पहली बार पहलगाम पढ़ा तो मुझे लगा कहलगांव की बात हो रही है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 44। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम तो आधा से ज्यादा व्यक्ति जानता ही है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पर सवाल क्या पूछा है? कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी ने 1896 में। और इसी सम्मेलन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी के द्वारा किया गया था और इसी में आपको पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 45 पे जाएं।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये तो एकदम इतना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1911 को सॉरी 1946 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। आजकल परमानेंट वाला बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अग्निवीर आ गया है तो नॉन परमानेंट, बिहार में बहुत सारा जॉब नॉन परमानेंट, तो परमानेंट वाला थोड़ा सा समझ ही रहे होंगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, जस्ट अ मिनट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ है। 3 दिसंबर 1884 को कहाँ हुआ है? ये हुआ है जीरादेई ग्राम में हुआ है। जीरादेई ग्राम में हुआ है। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म जीरादेई ग्राम में हुआ है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था राजबंशी देवी। इनकी पत्नी का नाम था राजबंशी देवी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था राजबंशी। और कुछ बातें हैं, ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न मिला 1962 में। तो इतनी बातें राजेंद्र प्रसाद में कम से कम तो आप जान ही लीजिए। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था जीरादेई में। इनकी पत्नी का नाम राजबंशी देवी था। ये भारत के राष्ट्रपति 2 बार रह चुके हैं। इनको 1962 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को, क्योंकि बिहार के बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है ये। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोग लिख लीजिए होंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? आप देखते ही होंगे, अगर जो थोड़ा सा भी न्यूज चैनल देखते होंगे, ऐसे गोदी मीडिया चल रहा है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? अभी होने वाला है चुनाव भैया, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? महान न्यायवादी, जो देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी माने जाते हैं। इनके बारे में इतना बार पूछा जा चुका है कि बताइए ही मत।
इनके बारे में पूछा जा चुका है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी संसद में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। तीसरा महान्यायवादी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इस तरह से रिलेट करके करना तो बहुत मजा आएगा और आपको थोड़ा हार्ड भी नहीं लगेगा, अच्छे से याद भी कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अरे भैया ये हम कहीं पढ़ लियो है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये बीपीएससी के क्वेश्चन में हो, हमरा याद आ गया। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो है मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ये ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है, ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। क्या ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है? इसमें यह भी कहा गया था कि आरक्षण जो है सिर्फ प्रारंभिक नियुक्तियां में होनी चाहिए। ठीक है, आरक्षण से प्रारंभिक नियुक्ति में हो, पदोन्नति में नहीं होना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण की बात नहीं किया गया है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 47 का? जब ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है, एक मिनट। 41 सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 47 ए। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा मतलब ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। अगले आप चलते हैं 48, कटौती प्रस्ताव का। अरे भैया एकदम बीपीएससी वाला है क्वेश्चन में, सही बता रही हो, देख लिया जा करके। 66 या 65 वाला, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, ये कटौती प्रस्ताव क्या होता है? देखिए कटौती प्रस्ताव ये होता है जब विपक्ष को लगता है कि इस विभाग में ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, यानी उस पे विभाग चाहता है कि सब पैसा कम करो, तब कटौती प्रस्ताव लिया जाता है। जनरली विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। बजट में प्रस्तावों में, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही कटौती प्रस्ताव से संबंधित है। अगले सवाल पर चलते, नंबर 48। देखकर हम जान आ गए, हमरा लगा कि पढ़ल है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के लिए कुल 15% गई? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। मंत्रिपरिषद में 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सभा के जी किया था 91st कंस्टिट्यूशन एक्ट 91st कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत किया था। क्या 92nd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या हुआ था? भाषा को जोड़ा गया था। बीडीएमएस, बोडो डोगरी मैथिली संतानी प्रीवियस अगले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में विधि लागत विधि वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है, उत्पाद विधि चाहिए, आय विधि चाहिए, व्यय विधि कितना कमा रहा, कितना खर्च हो रहा, कितना उत्पाद हो रहा, ये सब पता चल, पूरा जानकारी लेकर के इन्हें बताएगा कि जीडीपी कितना हो रहा है। लागत विधि है तो कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन हम सोच रहे हैं एक ही वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ज्ञान एवं गणित। क्वेश्चन नंबर 51 से संबंधित है। निम्न में से कौन पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? पादप का मेन काम क्या है और क्या नहीं है? इससे को भोजन खनिज को अफसोस करता है, पौधे के भाव की उचित स्थापना प्रदान करता है। तंत्र का मुख्य कार्य भूमि से व खनिजों का अवशोषण करना है। ठीक है। भोजन की आपूर्ति का काम कौन करता है? आपूर्ति का काम फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, इसे याद रख लीजिए। पौधे के हिस्सों में भोजन की आपूर्ति करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। भाषा बनाइएगा, बहुत ज्ञानी है लेकिन